कुछ जंगल ऐसे होते हैं जहां सरकार का झंडा नहीं लहराता, जहां अदालतें नहीं होती और जहां कानून की आखिरी आवाज गोली होती है। यहां पैदा होने वाला बच्चा यह नहीं जानता कि उसका प्रधानमंत्री कौन है, लेकिन यह जानता है कि रात में दरवाजा खुला तो कौन मरेगा। इसे कुछ लोग आंदोलन कहते हैं। 18वीं और 19वीं सदी में यूरोप बदल रहा था। मशीनें आ रही थीं, कारखाने बन रहे थे और उत्पादन पहले से कई गुना बढ़ गया था। लेकिन इसी विकास के साथ एक नई समस्या पैदा हुई। मजदूर 14 से 16 घंटे काम करते थे, बच्चे फैक्ट्रियों में भेजे जाते थे और मजदूरी इतनी कम थी कि पेट भरना भी मुश्किल था। कानून था, लेकिन मालिकों के लिए। यहीं से जन्म हुआ वर्ग संघर्ष के विचार का। 1848 में एक जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स ने एक दस्तावेज लिखा। उसने कहा, समाज दो हिस्सों में बंट चुका है। एक, जिनके पास पूंजी है, दूसरे जिनके पास सिर्फ मेहनत। मार्क्स का दावा था, अगर सिस्टम नहीं बदला तो गरीब कभी अमीर नहीं बन पाएंगे। और सबसे विवादित बात, उसने कहा कि सत्ता शांति से नहीं छोड़ी जाती। यहीं से पैदा हुई क्रांति की सोच। 1917 में रूस ने इस विचार को अपनाया। राजा गिराया गया और दुनिया की पहली कम्युनिस्ट सरकार बनी। 1949 में चीन में माओ जेडोंग ने किसानों को हथियार उठाने के लिए तैयार किया। पहले गांव, फिर शहर। चीन सफल हुआ और यही सफलता भारत के लिए खतरे की घंटी थी। भारत में उस समय गरीबी थी, जमींदारी थी और किसानों के पास जमीन नहीं थी। 1920 के दशक में कम्युनिस्ट विचार भारत पहुंचा। पहले किताबों के जरिए, फिर ट्रेड यूनियनों में, फिर किसानों के बीच। अंग्रेज सरकार डर गई। 1934 में कम्युनिस्ट गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया, लेकिन विचार भूमिगत हो चुके थे। 1947 में भारत आजाद हुआ, लेकिन कई कम्युनिस्ट नेताओं ने कहा, यह असली आजादी नहीं है। उनका मानना था कि सत्ता सिर्फ अंग्रेजों से भारतीय एलिट के पास गई है। इसी दौर में तेलंगाना और बंगाल में किसान विद्रोह शुरू हुए। यहीं से हिंसा का रास्ता खुलने लगा। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी दो हिस्सों में बंट गई। एक चुनाव में भरोसा करती थी, दूसरी बंदूक में। कुछ नेताओं का मानना था लोकतंत्र एक धोखा है। उनका आदर्श था माओ का रास्ता। यहीं से एक कट्टर विचारधारा जन्म लेने लगी। 1967 पश्चिम बंगाल का एक छोटा सा गांव नक्सलबाड़ी। एक आदिवासी किसान अपनी जमीन हार चुका था। कोर्ट ने फैसला दिया, लेकिन जमींदार नहीं माने। पुलिस चुप रही। तब पहली बार हथियार उठे, तीर, धनुष और फिर बंदूकें। नक्सलबाड़ी एक गांव नहीं रहा, एक विचार बन गया। जो आग नक्सलबाड़ी में लगी वो बिहार, आंध्र, ओडिशा तक फैल गई। नेताओं ने कहा, वर्ग शत्रु को खत्म करो। पुलिस, जमींदार, सरकारी कर्मचारी निशाने पर आ गए। सरकार ने सख्ती दिखाई, लेकिन जंगल उनका सबसे बड़ा हथियार था। भारत के घने जंगलों में आदिवासी रहते थे। न स्कूल, न अस्पताल, न पुलिस। सरकार कागजों में थी, जमीन पर नहीं। नक्सलियों ने कहा, हम तुम्हारे हक की लड़ाई लड़ेंगे। धीरे धीरे उन्होंने अदालतें बनाई, कानून बनाए और टैक्स वसूला। एक समानांतर सरकार। 2005 से 2010 भारत के 180 से ज्यादा जिले नक्सल प्रभाव में थे। खनन कंपनियां, ठेकेदार, सरकारी अफसर सब सुरक्षा शुल्क देते थे। नक्सलवाद अपने चरम पर था, लेकिन भीतर से सड़न शुरू हो चुकी थी। नेता सुरक्षित थे, लड़ने वाले आदिवासी। पैसा ऊपर जा रहा था, लाशें नीचे गिर रही थीं। आदिवासियों का भरोसा टूटने लगा। सरकार ने नई रणनीति अपनाई। तकनीक, इंटेलिजेंस और विकास। सड़कें पहुंची, योजनाएं पहुंची, सरेंडर पॉलिसी आई। नक्सलवाद 180 जिलों से सिमटकर कुछ गिने चुने इलाकों में रह गया। सरकार कहती है 2026 तक अंत। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि नक्सलवाद कब खत्म होगा। असली सवाल यह है, क्या अगली विचारधारा फिर किसी जंगल में जन्म लेगी? अगर सरकार समय पर नहीं पहुंची तो इतिहास खुद को दोहराता है।